की गाली दी गई थी। अब इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, बल्कि ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में हुए हालिया घटनाक्रम पर गहरी पीड़ा जताई और कहा कि मां ही तो हमारी संस्कृति, हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। समृद्ध परंपरा वाले बिहार में जो कुछ भी हुआ उसकी कभी कल्पना नहीं की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी गई। मोदी ने इसे केवल अपनी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन, बेटी का अपमान बताया। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं, बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि मां का अपमान नहीं सहेंगे। ये मेरी मां ही नहीं बल्कि बिहार की हर बहन, बेटी का अपमान है। गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं, बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। इंडिया गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर जो अपशब्द कहे गए थे, उसे लेकर आज उन्होंने विपक्ष को घेरा और कहा कि आरजेडी कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी गई। मोदी ने इसे केवल अपनी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन, बेटी का अपमान बताया। और इस वक्त बीजेपी नेता सुब्रत पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुब्रत पाठक जी, अभी तक इस बात की आवाज उठ रही थी कि चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए अलग अलग तरह की कैंपेनिंग का सहारा लिया जाता है, सियासी वार पलटवार बयानबाजियां होती हैं, लेकिन इतनी भद्दी गाली, वो भी देश की प्रधानमंत्री की मां के लिए जो दी गई, उस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर निशाने पर लिया है विपक्ष को। देखो, जिस प्रकार से राहुल गांधी जितनी निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग लगातार पिछले कई दिनों से, क्या तो पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, और खासकर प्रधानमंत्री जी के लिए, तो उसका आखिर कारण क्या है? उसका कारण ही सबसे बड़ा यह है कि एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा आता है और इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, जबकि देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पे अधिकार केवल गांधी परिवार का है। इस कारण से जितनी घृणा पूर्वक जो नरेंद्र मोदी जी से जो बर्ताव होता है, उसी का यह परिणाम था कि जिस प्रकार से उनके मंचों से और खासकर प्रधानमंत्री जी की माता जी को सीधे सीधे गाली दिया गया। तो हमने सुना ही है कि प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया, प्रधानमंत्री जी के पिताजी को गाली दिया गया, उनकी जाति को गाली दिया, उनकी मां को गाली दिया। अब तो उनकी मां के लिए इतने भद्दे शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार से उसके मंच पे हुआ, उसका प्रेरणा स्रोत कौन है? उसके प्रेरणा स्रोत तो राहुल गांधी ही है। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इस प्रकार के जैसे लोग जो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, राहुल गांधी है, उनकी मां, दोनों लोग नेशनल हेराल्ड केस में जमानत के ऊपर बाहर हैं। लालू यादव के लिए सभी लोग जानते ही हैं कि चारा चोर में किस तरीके से वो उनके ऊपर आरोप भी हैं और वो जमानत पर हैं।
और उसके सजा भी पाए हुए हैं। और इसी प्रकार से खुद जो तेजस्वी यादव हैं उनके ऊपर भी आरोप हैं, उनके ऊपर भी किस प्रकार के जो मामले दर्ज हैं। तो ये सारे लोग मिलकर एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को इसलिए क्योंकि वो इनके ऊपर जो कुछ भी कार्रवाई आज हो रही है कोर्ट के आधार पर हो रही है, प्रधानमंत्री उसको रोक दें, इसीलिए दबाव बनाना चाहते हैं कि इनको भ्रष्टाचार का खुला लाइसेंस मिल जाए। या फिर क्या कारण है कि गरीब का बेटा आके देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो इनको मंजूर नहीं है कि केवल परिवार के लोग ही बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और फिर देखो, एक माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो, गरीब की हो और चाहे देश के प्रधानमंत्री की हो, माँ का स्थान सबके लिए बराबर है और माँ पूजनीय होती है हमारी संस्कृति में खासकर। तो इस प्रकार से किसी की माँ को फिर तब जब माँ उस दिवंगत है और वो दुनिया में ही नहीं है, उसके बाद भी अगर उसको लेकर इस प्रकार आपत्तिजनक टिप्पणी की जाएगी तो कोई भी व्यक्ति होगा वो भावुक हो जाएगा और रोतेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। सुब्रत पाठक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस तरह की कैंपेनिंग की है उससे उसको कोई फायदा नहीं होने जा रहा। जनता उनकी असलियत समझ चुकी है। हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे चर्चा कर लेते हैं। अनूप, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह विपक्ष को निशाने पर लिया है, उन्होंने कहा सिर्फ मेरे मां का अपमान नहीं बल्कि ये बिहार की हर एक मां बहन बेटी का अपमान है। तो जो कैंपेनिंग की जा रही है और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को लेकर जो शब्द निकाले गए इंडिया गठबंधन के मंच से, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। देखिए, बता दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और जिस तरीके से जिस लाइन पर वो कैंपेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा। और जानबूझकर हमने देखा है कि कई मर्तबे समय समय पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां पर इस तरह की ओछी टिप्पणियां करते रहते हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से पिछले दिनों जो टिप्पणी हुई, उनके मंच से ही ये टिप्पणी हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कुछ नहीं बोला था और आज जिस तरीके से कार्यक्रम में वो भावुक हो उठे, उन्होंने जिस तरीके से उस वाक्या का जिक्र किया, उस बयान का जिक्र किया, वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है कि राजनीति में बिल्कुल। क्या तो कुल इस मिलाकर तरह बीजेपी ने अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बड़े निशाने पर लिया है। बातचीत के लिए शुक्रिया अनूप आपका। कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव पेश किए गए, इनमें से 15 पास हो गए जबकि कृषि से संबंधित एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। नगरीय परिवहन की सुविधा के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को ई चार्जिंग समेत नेट कॉस्ट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दी गई। कानपुर और लखनऊ में 10 रूटों पर ई बसें चलेंगी। एक बस की कीमत 10 करोड़ होगी। ये बसें 12 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ आएंगी। किराया तय करने का अधिकार सरकार के पास होगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, इनके हितों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिली है। साथ ही कैबिनेट बैठक में यूपी की नई निर्यात नीति को भी मंजूरी मिली। इसमें टैरिफ वॉर को देखते हुए यूपी के निर्यातकों और कारोबारियों के लिए खास रियायत का प्रावधान होगा। वहीं पैतृक संपत्ति बंटवारे के लिए स्टैंप शुल्क 5,000 रुपए करने पर भी प्रस्ताव पास किया गया। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है। अवैध नागरिक और घुसपैठियों को रोकने के लिए मोदी सरकार जल्द बड़ी पहल करने जा रही है। जल्द डेमोग्राफिक मिशन पैनल का गठन होगा जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के टॉप मिनिस्टर को शामिल किया जाएगा और उस पर जल्द रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आपको बता दें 15 अगस्त को पीएम मोदी ने घुसपैठ के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान किया था। मिशन का फोकस घुसपैठ से निपटना होगा और इनका विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर फोकस होगा। समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश
सहन नहीं करेगा। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, चिप क्रांति में भारत ने बड़ा कदम उठाया है। पहली मेड इन इंडिया प्रोसेसर और टेस्ट चिप को सेमिकॉन इंडिया के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपा। इसमें शामिल 32 बिट प्रोसेसर को विक्रम नाम दिया गया। इसे इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया। भारत अभी तक विदेशों से चिप आयात करता रहा है, लेकिन ये विदेशी चिप पर भारत की निर्भरता कम करने के प्रयासों में से एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये चिप इसरो और सेमीकंडक्टर लैब ने तैयार किया है। साथ में है 4 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स की टेस्ट चिप्स और 28। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अखिलेश पर निशाना साधा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश के शामिल होने पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बिहार में न कुछ है और न बंगाल में कुछ आधार है। अखिलेश यादव का यूपी में भी कुछ नहीं आधार है और अब वो सैफई यात्रा की तैयारी करें। अखिलेश यादव बिहार में सियासत कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का बिहार में कुछ नहीं है, बंगाल में कुछ नहीं है, देश में कुछ नहीं है। आजकल गुब्बारे में हवा भरी हुई है ना, तो जनता निकाल देगी। उत्तर प्रदेश में क्या है सर सपा का? उत्तर प्रदेश में सपा का कोई भविष्य नहीं। सैफई यात्रा की तैयारी करेंगे। यूपी के सियासत में संजय निषाद के रुख को लगातार देखा जा रहा है। उनके रुख की लगातार चर्चा हो रही है और इस बीच लखनऊ में उनके घर के बाहर लगा एक पोस्टर भी सुर्खियों में आ गया। इस पोस्टर में लिखा गया कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गंवाओ। वहीं इस पोस्टर को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कल ही संजय निषाद का बयान आ चुका है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं और मिलकर चुनाव में फर्जी पीडीए को हराने का काम करेंगे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद लगातार अपने बयानों से सियासी सस्पेंस पैदा कर रहे हैं और अब उनके आवास के सामने एक पोस्टर लग गया है और ये पोस्टर है कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। ये इस तरह का पोस्टर लगा है और ये बिल्कुल संजय निषाद के आवास के दूसरी तरफ यानी कि सामने ही लगाया गया है और ये सुबह से पोस्टर लगा हुआ है। ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, इस तरह का ये पोस्टर यानी कि वो कौन व्यक्ति है, कौन सी वो ताकत है जिसको आजमाने की बात कही जा रही है और कौन जो अब ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये आवास है संजय निषाद का, यही संजय निषाद का आवास है और इसके आवास के सामने ये रोड के दूसरी तरफ पोस्टर लगाया गया है। बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और लॉ स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज मामले में एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। छात्रों पर हुई कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। सीएम योगी ने सीओ को निलंबित करने के आदेश दिए। मंडलायुक्त अयोध्या को कॉलेज की वैधता के जांच के आदेश दिए। साथ ही आईजी अयोध्या मामले की जांच करेंगे। बाराबंकी के श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कल एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और उसी समय लाठीचार्ज किया गया। बाराबंकी में निजी विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जो लाठीचार्ज कराने का मामला था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, उसमें कई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ता थे। उस घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर एक्शन लेते हुए 2 जांच टीमों का अलग अलग गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो सीओ उस दौरान वहां पर तैनात रहे पुलिस के, उनको तत्काल हटाया जाए और वो हटा दिए गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो आईजी अयोध्या जोन के हैं वो लाठीचार्ज के इस प्रकरण की जांच करेंगे और शाम तक यानी कि आज ही रिपोर्ट देंगे। बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और लॉ स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, जिसका असर लखनऊ में भी देखने को मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र काफी संख्या में इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में एसआरएम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद में उन पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद एबीवीपी छात्र संगठन में आक्रोश था। उसको देखते हुए एबीवीपी छात्र संगठन के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में एकजुट हुए थे। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में प्रदेश भर से यहाँ पर जो छात्र संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरह से कार्रवाई एसआरएम में हुई थी, उसके बाद में सभी में आक्रोश था। उसको देखते हुए यहाँ पर सब एकजुट हुए हैं और जो एसआरएम यूनिवर्सिटी है उसके खिलाफ
कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरी घटना का जो संज्ञान है वो मुख्यमंत्री ने लिया है। साल 2027 के लिए एसपी ने पुराना दांव एक बार फिर खेला है। अखिलेश यादव बीजेपी को लगातार इस्तेमाल करने वाली पार्टी बता रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। सवाल यही है कि क्या अखिलेश पीडीए के नाम पर बीजेपी के नेताओं को पार्टी में आने का ऑफर दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर पैंतरा खेला है। अखिलेश यादव लगातार से संदेश देने की कोशिश में हैं कि पीडीए के साथ ज्यादती हो रही है ताकि बाकी दलों के पीडीए नेता भी उनके साथ जुड़ सकें। दरअसल ये अखिलेश यादव के जरिए सत्ता पक्ष के नेताओं को अपने पाले में मिलाने की रणनीति है। अखिलेश ने बीजेपी को नेताओं को इस्तेमाल करके बर्बाद करने वाली पार्टी बताया। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। कभी एसपी गठबंधन के साथी रहे ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है और पूछा है कि मुस्लिमों का वोट इस्तेमाल करने वाले अखिलेश 2027 के लिए किसी मुस्लिम को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं करते। मान को भी बना देते मुख्यमंत्री, नहीं 27 के चुनाव आ रहा ऐलान कर दें अखिलेश जी कि भाई अगला हमारा मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। है दम, हिम्मत नहीं है, ये धोखा देने वाले लोग हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि 10 साल सत्ता से दूर रहने वाली एसपी इस बार सारे हथकंडे अपना रही है। एसपी चाहती है बीजेपी के पिछड़े वोट बैंक को डिस्टर्ब कर अपने पाले में लाया जाए। होंगे तो अखिलेश यादव एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ साथ उनकी नीयत पर सवाल उठाकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी समय है और अगर भारतीय जनता पार्टी के इस्तेमाल से बचना चाहते हैं तो वो उनके पाले में आ सकते हैं। साल 2027 में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन पीडीए को लेकर जहां अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर आक्रामक हो रहे हैं, वहीं बीजेपी भी पीडीए की बड़ी काट एसपी के सामने लेकर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। औरैया में पुलिस ने सरकारी अनाज की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन लिया है। कोतवाली पुलिस ने हाईवे किनारे मूर्थल ढाबे पर सरकारी खाद्यान्न पकड़ा है। अनाज की अदला बदली में 4 ट्रकों को जब्त किया गया। 8 लोगों के खिलाफ कालाबाजारी करने का मामला दर्ज हुआ। ट्रक से 171 बोरी गेहूं, 325 बोरी चावल, 245 बोरी चीनी बरामद की गई। मूर्थल फैमिली ढाबा के पास 4 ट्रक खड़े हुए हैं जिनमें चावल, गेहूं और चीनी की बोरियां लदी हुई हैं, जो कि खाद्यान्न का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिसमें थाने पर 640 बटे मुकदमा अपराध संख्या 640/25 EC एक्ट 3/7 के अंतर्गत फर्म लक्ष्मी ट्रेडर्स के मालिक विनीत पांडे, मूर्थल फैमिली ढाबा के मालिक रामजी तिवारी और चारों ट्रक चालकों जनवेद कुमार, प्रियांशु, अशोक सिंह, सुभाष चंद्र और अन्य 2 अज्ञात के ऊपर पंजीकृत किया गया है। चारों ट्रकों को सीज कर थाने लाया गया है। अन्य शेष विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर अमेठी से है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन जरूरतमंदों तक पहुंचने के बजाय अपात्र लोगों के बीच बांटा जा रहा है। आधार और पैन नंबर से किए गए सॉफ्टवेयर मिलान में बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ है। जांच में जिले की 826 ऐसी महिलाओं के नाम राशन कार्ड पर दर्ज पाए गए जिनके पति कंपनियों के मालिक हैं और नियमित रूप से टैक्स पे कर रहे हैं। सूची सामने आते ही पूर्ति विभाग ने जांच शुरू की। सत्यापन के बाद ऐसे सभी कार्ड निरस्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार से सभी जनपदों को संदिग्ध राशन कार्डों की सूची भेजी गई है, जिसमें जनपद में 28,000 के लगभग संदिग्ध राशन कार्ड हैं, जिसमें से 5 एकड़ भूमि से अधिक वाले राशन कार्ड धारक हैं और कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इनकम टैक्स पेयी हैं, वाहन स्वामी हैं, इस तरह के प्राप्त हुए हैं, जिनकी फ्लैगिंग और जांच कराई जा रही है। जांच और उपरांत सही पाए जाने पर उनके कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।
किस तरीके का अभियान चलाकर ये सत्यापन किया जाएगा, डोर टू डोर या फिर? नहीं, जिनके लिस्ट में नाम है केवल उन्हीं के सत्यापन इस समय कराया जा रहा है, पूर्ति निरीक्षकों लिपिकों को लगा करके और अन्य विभागों से, और वो रिपोर्ट आने पर उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी जाएगी और उनके कार्ड निरस्त किए जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिम्स में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट की। कोर्ट ने कहा कि पुरुष कोच महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं। इस पर हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। मेरठ के एक जिम ट्रेनर पर महिला क्लाइंट को जाति सूचक शब्द कहने के आरोप में मामले पर सुनवाई चल रही थी और उस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की। जिम ट्रेनर पर महिला के खिलाफ जाति आधारित गाली इस्तेमाल करने, उसे धक्का देने और गालियां देने का आरोप है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गंभीर चिंता का विषय है कि पुरुष जिम ट्रेनर महिलाओं को उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर को करेगा। ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना था कि क्या ये जो है कि ट्रेनिंग सेंटर में उसमें जो है कि क्या महिला ट्रेनर होना चाहिए कि नहीं। इस पे कोर्ट ने जो है आयोग को यहाँ से डायरेक्ट किया और कहा कि तुम आप जो है 3 पॉइंट पे जो है कि हमको जो है विवेचना करके भेजिए। पहला कि क्या इनको गिरफ्तार किया गया कि नहीं अभियुक्त को, चूँकि वो तलबी आदेश पे अभी चल रहा है इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरी पॉइंट पे ये था क्या इसमें कोई ये जो ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं क्या इसका कोई लाइसेंस है कि नहीं। और तीसरा पॉइंट ये था कि क्या इसमें कोई महिला ट्रेनर भी है कि नहीं। अब आयोग विवेचना करके वो रिपोर्ट भेजेगा जिसमें अगली डेट जो है 8 सितंबर को फिक्स है। किस कोर्ट? मेरठ के जिम ट्रेनर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने जिम जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि तमाम महिलाएं जिम में ट्रेनिंग करने जाती हैं लेकिन वहां पर महिला ट्रेनर हैं कि नहीं है, ये अपने आप में चिंता की बात है क्योंकि वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है यह देखना बेहद ज़रूरी है। दरअसल जिम ट्रेनर पर नितिन सैनी पर आरोप 2 महिलाओं ने लगाया था जो कि जिम जाती थी। उन्होंने छेड़छाड़, मारपीट और जाति सूचक शब्द कहे जाने के आरोप लगाए थे और एक महिला ने दूसरी महिला के अश्लील वीडियो बनाने और उसे अश्लील मैसेज भेजे जाने का भी आरोप लगाया था। इस मामले में मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में फिट एंड फाइन जिम के ट्रेनर और उसके मालिक नितिन सैनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और इस FIR के बाद पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान भी ले लिया था और जिम ट्रेनर और मालिक नितिन सैनी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था और वह पूरी प्रोसीडिंग को क्वेश कराने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कमेंट के बाद न्यूज 18 की टीम नोएडा सेक्टर 131 के निजी जिम पहुंची तो जिम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पाए गए। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 131 में मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे CCTV इंस्टॉल किए गए हैं प्रॉपरली और इसके अलावा यहाँ पर महिला ट्रेनर्स भी हैं जो महिलाओं को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जिम में यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज हर्ष। मेरा नाम हर्ष, ये बताइए कि जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात की जाती है लगातार और जिम में महिला ट्रेनर की बात कही जाती है, अपने यहाँ महिला ट्रेनर हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ महिला ट्रेनर हैं। सुबह 6 से 10 बजे तक हैं। दो शिफ्ट रहती है एक्चुअली हमारे जिम में और शाम को 6 से 10 है। हाँ जी। तो जैसे फीमेल्स आती हैं ताकि एक सूदिंग इन्वायरमेंट मिल सके, एक सेफ इन्वायरमेंट मिल सके, उसके लिए अपनी जिम में क्या क्या तैयारी रहती है आप लोगों की? हमारी जिम में तैयारी देखो जैसे कि सर बेसिकली हमारे स्ट्रेचिंग एरिया अलग है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, ठीक है। दूसरा चेंजिंग रूम अलग है, लॉकर्स भी अलग हैं, हमारा वॉशरूम भी सेपरेट है, गर्ल्स का भी अलग है, बॉयज़ का भी अलग है। ऐसे